हेलो एवरीवन, मैं दीक्षा। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। घटना चक्र पूर्वावलोकन को कवर किया जा रहा है, जो कि आपका भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन का है। ये आपका लेटेस्ट एडिशन है जो 2024 में आया हुआ था। इसके संदर्भ में ये आता है। आपका जो आज का टॉपिक है वह वित्त आयोग है। इससे पहले के जितने भी टॉपिक हैं, आपको प्लेलिस्ट जो हमारी बनी हुई है घटना चक्र पूर्वावलोकन भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन से संबंधित है, तो वहाँ जाके आप इसके पहले के जितने भी चैप्टर हैं उनको कवर कर सकते हैं। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीएससी विद दीक्षा को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी। साथ ही हमारे द्वारा जो भी कोर्सेज कराए जाते हैं उन सभी की पीडीएफ आपको वहाँ पर अवेलेबल होगी। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक आता है वित्त आयोग। वित्त आयोग के संदर्भ में सबसे पहले हम नोट्स को पढ़ेंगे, नोट्स के बाद इसके प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो नोट्स के संदर्भ में बात की जाए तो वित्त आयोग जो है वह भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर या आवश्यकता अनुसार उससे पहले एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान करता है। इसका मुख्य कार्य संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगामों के वितरण के बारे में तथा राज्यों के बीच ऐसे आगामों के तत्संबंधी भाग के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना होता है। वित्त आयोग भारत की समेकित निधि, जिसे संचित निधि भी कहा जाता है, से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान को शासित करने वाले सिद्धांतों की अनुशंसा भी करता है और यह राज्य के वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर राज्य की पंचायतों नगर पालिकाओं के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि के संवर्धन हेतु आवश्यक उपाय भी राष्ट्रपति को अनुशंसित करता है। संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 1 के तहत वित्त आयोग राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों से मिलकर बना होता है। अब आता है कि प्रथम वित्त आयोग के गठन के संदर्भ में बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता के.सी. नियोगी में 22 नवंबर 1951 को की हुई थी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष श्री बी.वाई. रेड्डी रहे थे और 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के संदर्भ में यह अवधि वर्ष 2015 से 2020 तक रही थी। 14वें वित्त आयोग ने केंद्र में के विभाज्य कर पुल में राज्यों की हिस्सेदारी 32% से बढ़ाकर 42% करने की अनुशंसा की और 15वें वित्त आयोग का गठन एन.के. सिंह की अध्यक्षता में किया गया। 15वें वित्त आयोग ने 2020 से 21 संदर्भ की अवधि हेतु अपनी प्रथम रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को तथा वर्ष 2021 और 26 में के संदर्भ हेतु अपनी द्वितीय रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को सौंप दी गई। 15वें वित्त आयोग केंद्रीय करों के निवल आगमों, जिसमें विभाज्य कर पूल का 41% और अब जो 42% के स्थान पर है, और इसमें राज्यों के साथ साझा किए जाने की अनुशंसा जो नवगठित जम्मू और जम्मू कश्मीर लद्दाख संघ राज्य क्षेत्रों की आवश्यकताओं के वित्तीयन हेतु एक कमी की गई है। 16वें वित्त आयोग का गठन नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया की अध्यक्षता में 31 दिसंबर 2023 को किया गया और यह आयोग 1 अप्रैल 2026 से प्रारंभ होने वाली 5 वर्ष के संदर्भ में अवधि हेतु अपनी अनुशंसाएं 31 अक्टूबर 2025 तक सौंपेगा। इस आयोग के 3 पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा, एनी जॉर्ज मैथ्यू, निरंजन राजाध्यक्ष और 1 अंशकालिक सदस्य सौम्या कांति घोष हैं। और आपको बता दें कि 80वें संविधान संशोधन अधिनियम 2000 के तहत केंद्र द्वारा संग्रहित सभी करों के निवल आगमों, जिसमें अधिभारों, उपकरों के अतिरिक्त और संग्रहण व्ययों को घटाकर अनुच्छेद 270 और अनुच्छेद 279 के साथ मिलकर पढ़ने से परिभाषित कर विभाज्य कर एक पूल के रूप में संघ एवं राज्यों के मध्य साझा किए जाने वाली व्यवस्था की गई और संविधान के अनुच्छेद 243 झा और 243 माह के तहत राज्य वित्त आयोग के गठन की अनुशंसा एक संवैधानिक संस्था के तौर पर की गई, तो इसके अंतर्गत आता है। अब आता है हमारा टॉपिक के जो फिनिश होता है, टॉपिक के संदर्भ में हमारे यहाँ आते हैं प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न आता है कि सामान्य रूप से भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है, तो इसके संदर्भ में बताना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिया गया है कि आपका राज्यों की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना, ऑप्शन बी आता है केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति का निर्धारण करना, ऑप्शन सी आता है कि केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करना, ऑप्शन डी आता है केंद्रीय अनुसंधान एवं संघ के राजस्व में अंश का निर्धारित करने के लिए करना है, इसके अंतर्गत आता है। तो इसमें बात की जाए तो इसमें आपका ऑप्शन डी होगा। तो केंद्रीय अनुदान एवं संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए होता है, इसके अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति द्वारा एक वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है और जो कि एक संवैधानिक है। इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इसका मुख्य कार्य संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिश प्रस्तुत करना है।
है और वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश प्रगति के लिए सलाहकारी प्रगति है। और वित्त आयोग भारत की समेकित निधि यानी कि संचित निधि से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदानों को शासित करने वाले सिद्धांतों की भी अनुशंसा करता है और यह अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है। और आपको बता दें कि पहले वित्त आयोग के गठन किसके सी नियोगी की अध्यक्षता में 22 नवंबर 2019 को इसका गठन किया गया था, तो इसके अंतर्गत आता है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति करता है, तो ये आपका अनुच्छेद 280 आता है जिसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत में वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन कहता है कि वित्त आयोग एक सांविधिक निकाय है। दूसरा आता है कि संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग स्थापित किया गया है। तीसरा आता है कि वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिशें प्रगति में केवल सलाहकार है। और चौथा आता है कि पहला वित्त आयोग 1950 में स्थापित किया गया था। तो इसके संदर्भ में आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है। तो ये आपका जो संवैधिक निकाय नहीं बल्कि आपका संवैधानिक निकाय है, तो इस कारण से आपका पहला कथन सत्य हो जाता है, मतलब असत्य हो जाता है। दूसरा, इसका प्रावधान 280 के तहत किया गया है, तो ये आपका सही है। इसे वित्त आयोग की जो सिफारिशें जो हैं वो आपकी केवल सलाहकार प्रकृति की होती हैं, तो ये आपका गलत है। और आपका पहला वित्त आयोग का गठन 1950 में किया गया था, तो इसके अंतर्गत देखा जाए तो आपका ये वाला भी गलत है। तो इसमें जो एक तरीके से देखा जाए तो आपका जो उत्तर है 2 और 3 है। ये आपका 2 और 3 है, तो आपका इसके साथ दूसरा और तीसरा ये सही हो जाता है। पहला और चौथा इसके अंतर्गत गलत है। तो ये केवल सलाहकारी संस्था है, तो आपका ये दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। लेकिन ये जो आपका पहला वाला है वो वाला गलत है, क्योंकि ये जो एक संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा इसे लाया गया था, तो इसके अंतर्गत ये आपका आता है। तो आपका दूसरा तीसरा इसमें सत्य है, पहला और चौथा गलत है, तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। अब आता है इसकी व्याख्या, तो आपकी पहले ही इसमें दी गई है। अब आता है निम्न में से वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया 280 में। नेक्स्ट है कि निम्न में से किस एक की सिफारिश के आधार पर संघ एवं राज्यों के बीच वित्तीय वितरण किया जाता है, वित्त आयोग की सिफारिश पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन आता है आपका जिसमें पूछा गया है कि केंद्र एवं राज्यों के मध्य वित्त का विभाजन किसके आधार पर होता है, वित्त आयोग के आधार पर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, उसमें पूछा गया है कि निम्न में से कौन केंद्र एवं राज्यों के बीच राजस्व बंटवारे के लिए मापदंड की अनुशंसा करता है, वो वित्त आयोग है। नेक्स्ट आता है कि केंद्र एवं राज्यों के बीच शुद्ध आय के वितरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संस्था मूल सिद्धांत को निरूपित करती है, वित्त आयोग आता है। नेक्स्ट आता है वित्त आयोग का गठन किया जाता है 5वें वर्ष किया जाता है। वित्त आयोग का गठन कब किया जाता है, यह हर 5वें वर्ष होता है। नेक्स्ट आता है कि नीचे दिए गए कथनों के संदर्भ में बताना है, जिसमें कथन और कारण दिए गए हैं। कथन कहता है कि वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की योग्यताओं का निर्माण भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है, और कारण किया दिया गया है कि अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो नीचे दिए गए कूट की सहायता से आपको सही कूट की पहचान करनी है। इसमें कूट दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसमें बात की जाए तो आपका जो पहला वाला कथन है, पहला कथन आपका गलत होता है और दूसरा वाला कथन सत्य है, तो इसके साथ ही आपका ऑप्शन डी आएगा, तो ऑप्शन डी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि पूछा गया है कि वित्त आयोग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो पहला आता है कि आयोग के कुल 5 सदस्य होते हैं। दूसरा आता है कि आयोग में कम से कम एक सदस्य हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज होना चाहिए। तीसरा आता है कि आयोग का अध्यक्ष पुनः नियुक्त नहीं किया जा सकता, और चौथा आता है कि आयोग के प्रथम अध्यक्ष के संथानम थे। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें से आपका सिर्फ एक ही सत्य है कि आयोग में कुल 5 सदस्य होते हैं, एक आपका अध्यक्ष होता है, 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि ये सब जो पॉइंट है वो क्यों नहीं सही है। तो व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो इसमें आता है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत का एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होंगे, कुल 5 सदस्य होंगे। अनुच्छेद 280 के क्लॉज 2 के अनुसरण में संसद द्वारा बनाए गए वित्त आयोग अधिनियम 1951 में वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की अपेक्षित अर्हताओं आदि का निर्धारण किया गया, और इस अधिनियम की धारा 3 के अनुसार वित्त आयोग के अध्यक्ष का चयन उन व्यक्तियों के से किया जाएगा जिन्हें लोक कार्यों के अनुभव प्राप्त हो, और 4 सदस्यों का अन्य व्यक्तियों के लिए किया जाएगा। जो कौन कौन से होंगे ये व्यक्ति, जिसमें पहले आते हैं आपके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रह चुके हों, दूसरे आते या नियुक्त किए जाने के अर्हत हों,
दूसरे आते हैं सरकार के वित्त एवं लेखों का विशेष ज्ञान रखते हों। तीसरे आते हैं कि वित्त मामले और प्रशासन का व्यापक अनुभव रखते हैं। चौथे आते हैं अर्थशास्त्र का विशेष ज्ञान रखते हों। और यह आवश्यक नहीं है कि आयोग का कम से कम एक सदस्य उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो और इसी अधिनियम की धारा 6 के अनुसार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पुनः नियुक्त किया जा सकता है और वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष केसी नियोगी थे, तो इसके संदर्भ में आता है। अब आता है आपका क्वेश्चन कि संघ वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कहता है कि यह वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं 6 सदस्य होते हैं। दूसरा आता है कि यह अपना प्रतिवेदन नीति आयोग को प्रस्तुत करता है, तो इसके संदर्भ में आपको बताना है। तो इसके अंतर्गत जो बात की जाए तो इसमें पहला और दूसरा दोनों ही आपके गलत हो जाते हैं, तो ऑप्शन सी होगा कि वित्त आयोग का एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं और यह सिफारिशें जो है वह राष्ट्रपति को प्रस्तुत करते हैं, ना कि यह वित्त नीति आयोग को। तो इस कारण से ऑप्शन सी होगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जिसमें वित्त आयोग के कार्य दिए गए हैं, जिसमें पहला कथन कहता है कि भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना। दूसरा आता है कि प्राप्त करों के भागों को राज्यों के बीच बांटना। तीसरा आता है कि सहायता अनुदान के लिए राज्यों के आवेदन पर विचार करना। चौथा आता है कि संघ सरकार एवं राज्य सरकारें बजट के प्रावधानों के अनुसार करों की उगाही कर रही हैं या नहीं, इसकी देखरेख करना तथा उस पर रिपोर्ट देना है। तो इनमें से कौन कौन सा कथन सत्य है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपका दूसरा और तीसरा कथन सत्य होता है, तो इसके साथ ऑप्शन बी होता है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं कि संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 3 के अनुसार वित्त आयोग के कार्य हैं, जिसमें पहला आता है कि केंद्र व राज्यों के राजस्व के वितरण और राज्यों के बीच उसके आवंटन के लिए मापदंड तथा सिद्धांतों की अनुशंसा करना। संघ द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले सहायता अनुदान के संदर्भ में सिद्धांत सुनिश्चित करना। राज्यों के वित्त आयोगों द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर स्थानीय निकायों के विकास के लिए राज्य की निधि से वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाना। कोई अन्य विषय जिसके बारे में राष्ट्रपति आयोग की सिफारिश करेगा। भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देना संसद का कार्य है और संघ सरकार तथा राज्य सरकारों के बजट के प्रावधान के अनुसार करों की उगाही कर रही है या नहीं, इसकी देखरेख वित्त मंत्रालय का कार्य होता है, इसके अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आता है कि वित्त आयोग का मुख्य कार्य है, इसका केंद्रीय एवं राज्यों के भाग केंद्र द्वारा राज्यों को लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांतों का निर्धारित करना है, ये ऑप्शन ए के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है कि वित्त आयोग में राष्ट्रपति की संस्तुति भेजने के लिए संबंधित है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए दिया गया है कि राज्यों को दिए जाने वाले अनुदान के सिद्धांत से। ऑप्शन बी आता है कि राज्यों एवं केंद्रों के बीच बंटवारे से। ऑप्शन सी आता है ना तो एक ना तो दो, और ऑप्शन डी आता है ए और बी दोनों। तो इसके अंतर्गत बात की जाए तो इसमें आपका आएगा ए और बी दोनों, जिसमें पहला और दूसरा कथन दोनों ही सत्य है। नेक्स्ट आता है कि भारत के वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, जिसमें ऑप्शन ए आता है कि वह अवसंरचना विकास हेतु विदेशी पूंजी अंतर्वाह प्रोत्साहित करता है। वह ऑप्शन बी आता है वह सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों में समुचित वित्त वितरण को सुगम बनाता है। ऑप्शन सी आता है कि वह वित्तीय प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करता है। ऑप्शन डी आता है कि इस संदर्भ में ए बी सी तीनों कथनों में से सभी सही नहीं है, इसके अंतर्गत आपको बताना है। तो इसमें आपकी बात की जाए तो इसमें आपका जो उत्तर है वह ऑप्शन डी है, जिसमें ए बी सी कथनों में से कोई सा सही नहीं है, तो इसके संदर्भ में आता है, तो आपका ऑप्शन डी होगा। इसकी व्याख्या को देखते हैं तो इसमें आता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के क्लॉज 3 के तहत भारत का वित्त आयोग निम्नलिखित मामलों में सुझाव देता है। पहला आता है कि संघ एवं राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण में। दूसरा अनुच्छेद 275 के तहत भारत की संचित निधि में से राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान में। तीसरा आता है कि राज्य वित्त आयोगों की सिफारिश के आधार पर राज्यों में स्थानीय निकायों के संसाधनों की अनुपूर्ति हेतु राज्य की संचित निधि से संवर्धन हेतु उपाय के लिए। और चौथा आता है कि सुदृढ़ वित्त के हित में अन्य कोई विषय जो राष्ट्रपति आयोग को निर्दिष्ट करे, इसके अंतर्गत आता है। तो इस कारण से आपका ऑप्शन डी इसमें आता है, जिसमें ए बी सी तीनों ही कथन उसमें सत्य नहीं और ये सही कथन ही आपके होंगे। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन कि भारत में संघीय वित्त आयोग संबंध रखता है, वह राज्यों एवं केंद्र के बीच में वित्त से संबंधित है। केंद्र एवं राज्यों के बीच वित्त का बंटवारा किसकी सिफारिश के आधार पर होता है? वित्त आयोग के आधार पर। 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं? आपके सी रंगराजन रहे हैं, तो ऑप्शन डी होगा। आपके भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रत्येक 5 वर्ष में एक वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है, जिसमें एक अध्यक्ष तथा 4 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और वित्त आयोग के मुख्य कार्य में केंद्र एवं राज्यों के बीच करों के बंटवारे के अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों को की जाने वाली सहायता अनुदान राशि के संबंध में राष्ट्रपति को सिफारिशें प्रस्तुत करना है। और अनुच्छेद 281 के तहत राष्ट्रपति इन सिफारिशों को उन पर भी की गई कार्रवाई के स्पष्टीकारक ज्ञापन सहित संसद के प्रत्येक सदन के पटल पर रखवाता है।
और 12वें वित्त आयोग के अनुशंसाओं के संदर्भ में अवधि अब 2005 से 2010 तक थी और इसका अध्यक्ष रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर डॉक्टर सी रंगराजन को बनाया गया। 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष विजय केलकर हैं। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर YV रेड्डी हैं और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं और 2020-21 के संदर्भ की अवधि में अपनी पहली रिपोर्ट 5 दिसंबर 2019 को, वर्ष 2021-26 के संदर्भ की अवधि में अपनी दूसरी रिपोर्ट 9 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति को सौंपी। 16वें वित्त आयोग का गठन 31 दिसंबर 2023 को नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया के द्वारा इनकी अध्यक्षता की गई। अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि संविधान के लागू होने के पश्चात अब तक कितने वित्तीय आयोग बनाए जा चुके हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन कोई भी सही नहीं होगा। तो इसके अंतर्गत क्योंकि ये आपका 1999 में पूछा गया और अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो आपका 16वां वित्त आयोग का कार्य चलना प्रारंभ होगा। आपका 31 दिसंबर 2023 से इसका कार्य प्रारंभ होगा और आपका अभी तक आपका 15वां वित्त आयोग चल रहा था। तो इसमें 16 आपका भी प्रेजेंट के हिसाब से उत्तर होगा। नेक्स्ट आता है कि 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन रहे हैं, भाई विजय केलकर रहे हैं, तो ऑप्शन सी होगा। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो रहे हैं भाई YV रेड्डी रहे हैं, तो ऑप्शन सी होगा। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नामित किया गया था, तो ये आपके NK सिंह को नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि वित्त आयोग के चेयरमैन कौन होते हैं। चेयरमैन आपके 4 अन्य सदस्य होते हैं। निम्न में से कौन वित्त आयोग के द्वारा की गई प्रत्येक सिफारिश को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाएगा, तो ये भारत के राष्ट्रपति होते हैं, तो ऑप्शन ए आएगा। निम्न में से आपको कथन बताना है, जिसमें पहला कथन कहता है कि राज्य वित्त आयोग का एक संवैधानिक निकाय है। कारण कहता है कि संघीय वित्त आयोग पंचायतों को वित्तीय सहायता के लिए संस्तुति नहीं कर सकता है। तो इसके अंतर्गत आपको बताना है, तो इसमें आपका ए कथन मतलब कि कथन ए सही है और आर गलत है। तो इसके संदर्भ में बात की जाए तो ऑप्शन सी आएगा। इसकी व्याख्या के संदर्भ में बात की जाए तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के तहत यह प्रावधान है कि राज्यपाल 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के होने के 1 वर्ष के अंदर तथा उसके बाद प्रत्येक 5 वर्ष के बाद एक वित्त आयोग की स्थापना करेगा, जो पंचायतों की वित्तीय स्थिति का पूर्वावलोकन करेगा। और अनुच्छेद 243(22) के तहत यह वित्त आयोग नगरपालिकाओं की वित्तीय स्थिति का भी पुनरावलोकन करता है। इस तरह राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है। और वहीं अनुच्छेद 280 का क्लॉज 3 का सब क्लॉज बी के अनुसार संघीय वित्त आयोग राज्य वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर राज्यों की पंचायतों को संसाधन की उपलब्धता के लिए राज्य की संचित निधि से वृद्धि के लिए आवश्यक उपाय सुझाएगा, इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें पूछा गया है कि राज्य वित्त आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। वह किस तरीके की संस्था है इसके बारे में आपको बताना है। तो यह एक आपका संवैधानिक संस्था है, तो ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन कि राज्य वित्त आयोग है एक, तो एक राज्य वित्त आयोग किस तरीके का आयोग, एक संवैधानिक आयोग है, तो इस तरीके से ऑप्शन सी होगा। तो यहाँ पर आपका जो प्रश्नों की श्रृंखला है वह फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में आपका नेक्स्ट टॉपिक योजना आयोग या नीति आयोग को कवर किया जाएगा, जो इसके आगे की श्रृंखला का नेक्स्ट टॉपिक होगा। तब तक आप इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा को ज्वाइन करें, जहाँ पर आपको इसकी PDF अवेलेबल होगी। धन्यवाद।